हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की नेक्स्ट थ्योरी हम कंप्लीट करने वाले हैं। बिकॉज हमने 6 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जिसमें से अब तक हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कंप्लीट कर लिया। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हमारी 4 थ्योरीज और रह जाएंगी। हेक्सचर ऑलिन थ्योरी, मैकेनिकलिज्म थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एंड नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। इस प्लेलिस्ट में हम ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। सो स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो ने ली थी। डेविड रिकार्डो के थ्रू ये प्रोपाउंडेड की गई थी। डेविड रिकार्डो ने अपनी एक बुक भी लिखी थी 1817 में, विच इज़ नॉन एज द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हमारी किसने प्रोपाउंड की थी? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने 1776 में। ओके, अगर आपने अभी तक एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक गिवन है, आप उसको भी देख सकते हो और समझ सकते हो। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय डेविड रिकार्डो हु रोट द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन इन 1817। According to this theory, comparative advantage is an economy's ability to produce a particular good or service at a lower opportunity cost than its trading partners. कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में जो मेन फोकस है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर दिया गया है। मतलब कि अगर दो कंट्रीज़ हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो कौन सी कंट्री को कौन सी गुड का प्रोडक्शन करना चाहिए, ये डिसीज़न डिपेंड करेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। यानी कि जिस भी कंट्री की जिस प्रोडक्ट को बनाने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आएगी, उस कंट्री को उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए और मैक्सिमम प्रोडक्शन उसी प्रोडक्ट का करके उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। और कंट्री की जिस प्रोडक्ट को बनाने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, वो प्रोडक्ट कंट्री को खुद ना बनाकर किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा लेना चाहिए, एक ऐसी कंट्री से जहाँ पर उसको बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आ रही हो। So, the theory of competitive advantage introduces opportunity cost as a factor for analysis, यानी कि opportunity cost के basis पर decision लिया जाएगा in choosing between different options for production, कि कौन सी country को कौन सी goods का production करना चाहिए। Comparative advantage suggests that countries will engage in trade with one another exporting the goods that they have a relative advantage in. सो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है इसको अच्छे से डिस्कस करने के लिए। हमारे पास दो कंट्रीज़ हैं, यूरोप, फ्रांस, और सेकंड कंट्री है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स। प्रोडक्ट हमारे पास दो हैं, एक है क्लोथ और एक है वाइन। तो हमें बताया है कि फ्रांस का जो है क्लोथ का प्रोडक्शन 5 यूनिट्स करता है और वाइन का प्रोडक्शन 10 यूनिट्स करता है। उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स क्लोथ का प्रोडक्शन 20 यूनिट्स करता है और वाइन का प्रोडक्शन 20 यूनिट्स करता है। और ये जो हमारे डेटा है वो पर लेबर पर आवर के बेसिस पर अवेलेबल है, यानी कि एक लेबर 1 घंटे में 5 क्लोथ्स फ्रांस में और 20 यूनाइटेड स्टेट्स में। सेम एज 1 लेबर पर आवर 10 वाइन्स फ्रांस में एंड 20 वाइन्स यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये हमने अज्यूम किया है। अब देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी काम कैसे करती है। बिकॉज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बेस्ड है, तो सबसे पहले हम इन दोनों कंट्रीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप क्लोथ का प्रोडक्शन करते हो तो क्लोथ का प्रोडक्शन में आप अपना टाइम दोगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट दोगे, आप अपना लेबर लगाओगे, राइट। तो सब कुछ क्लोथ में लगाने की वजह से आप कितने वाइन का प्रोडक्शन छोड़ रहे हो। तो अगर फ्रांस क्लोथ का 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है तो उसको 10 यूनिट्स ऑफ वाइन का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका सारा टाइम और लेबर तो क्लोथ बनाने में लगा हुआ है, राइट। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अभी ये 5 क्लोथ्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी 10 वाइन्स यूरोप की, ठीक है। तो 1 क्लोथ के लिए कितने हो जाएगा यूरोप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 1 क्लोथ के लिए हो जाएगा 2 वाइन। आप 5 और 10 का रेशियो निकालेंगे, राइट। 5 क्लोथ के लिए अगर 10 वाइन है तो 1 क्लोथ के लिए 2 वाइन निकल आएगा। सेम अब फ्रांस के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है 1 वाइन की। देखो 10 वाइन का अगर फ्रांस प्रोडक्शन करता है तो उसको 5 क्लोथ का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो अगर 10 वाइन के प्रोडक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5 क्लोथ है तो 1 वाइन की प्रोडक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हाफ क्लोथ,
ठीक है। सेम एज आपने यूनाइटेड स्टेट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकालनी है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 20 क्लोथ्स के प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20 वाइन्स, तो 1 क्लोथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 1 वाइन। इन द सेम वे यूनाइटेड स्टेट्स में 20 वाइन्स की प्रोडक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20 क्लोथ, तो 1 वाइन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा 1 क्लोथ। ठीक है, तो हमने इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल ली। अब अगर हम कंपेयर करें तो फ्रांस में एक क्लोथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है 2 वाइन्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में एक क्लोथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है 1 वाइन। तो यहाँ से अब हम डिसीजन लेंगे, कंपेयर करेंगे, जिसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है उस कंट्री को उसी गुड का प्रोडक्शन करना चाहिए और दूसरी कंट्री को दूसरा वाला प्रोडक्ट बनाने देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्लोथ बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, एक क्लोथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 वाइन है, यानी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स एक क्लोथ बनाता है तो उसको 1 वाइन का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ेगा, बट अगर फ्रांस एक क्लोथ बनाता है तो उसको 2 वाइन का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बेटर होगा कि वो क्लोथ का प्रोडक्शन करें। अब हम वाइन कंपेयर करते हैं। देखो, फ्रांस में एक वाइन के प्रोडक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हाफ क्लोथ, और यूनाइटेड स्टेट्स में एक वाइन की प्रोडक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 क्लोथ। तो यहाँ पे फ्रांस के लिए बेटर होगा कि वो वाइन का प्रोडक्शन करे, क्योंकि यहाँ पे उसकी वाइन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। अब हम इस डेटा को ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखो, ये है सबसे पहले हमारा फ्रांस के लिए। लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि कंट्री के पास 100 आवर्स का लेबर है। ठीक है, तो अगर फ्रांस ये 100 आवर्स सारा का सारा सिर्फ वाइन के प्रोडक्शन में लगाता है तो वो 1 घंटे में कितनी वाइन बना रहा था? 10। तो अब 100 घंटे में 100 आवर्स में कितना वाइन बनाएगा? 1000 वाइन। वहीं अगर 1 आवर में फ्रांस 5 क्लोथ बना रहा था तो 100 आवर्स में फ्रांस 500 क्लोथ बनाएगा, यानी कि 1000 वाइन्स और 500 क्लोथ। बट यहाँ फ्रांस को क्या करना चाहिए? क्लोथ का प्रोडक्शन ना करके सिर्फ वाइन्स का ही प्रोडक्शन करे। ठीक है, और जो क्लोथ का प्रोडक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स को करने दें। यहाँ पे देखो, हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 वाइन की, वो कितनी है? 1 वाइन इज इक्वल टू 1 क्लोथ। तो अब फ्रांस क्या करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वाइन का प्रोडक्शन भी अब फ्रांस करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स वाइन फ्रांस से इंपोर्ट करा लेगा, और फ्रांस क्या करेगा? जो उसका क्लोथ का रिक्वायरमेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट करा के पूरा कर लेगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस के लिए क्लोथ का प्रोडक्शन करेगा। अब यहाँ एक्सचेंज कैसे होगा? देखो, फ्रांस ने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी वाइन का प्रोडक्शन किया। यूनाइटेड स्टेट्स की वाइन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 1 क्लोथ। इसका मतलब अब यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस को 1000 वाइन के एक्सचेंज में वन वाइन के एक्सचेंज में 1 क्लोथ देगा, तो 1000 वाइन के एक्सचेंज में 1000 क्लोथ देगा। बिकॉज यूएस का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 1:1 है, 1 वाइन इक्वल टू 1 क्लोथ। यानी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस से 1 वाइन इंपोर्ट कराता है तो बदले में 1 क्लोथ देगा। उसी तरह अगर यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस से 1000 वाइन मंगवाएगा तो बदले में 1000 क्लोथ देगा। बट अगर फ्रांस यही क्लोथ खुद बनाता तो उसको सिर्फ 500 क्लोथ का ही प्रोडक्शन मिलता 100 आवर्स के हिसाब से। ठीक है, बट अब वो क्लोथ खुद नहीं बना रहा बल्कि यूएस से मंगा रहा है, तो अब फ्रांस को देखो 500 की बजाय 1000 क्लोथ का इंपोर्ट मिल जाएगा, तो उसका गेन हो गया है, यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अब अच्छे से पूरी हो सकती है, क्योंकि फ्रांस अपना जो लेबर है 100 आवर्स का वो वाइन के प्रोडक्शन में लगा देगा, और क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्लोथ को बनाने में कम थी इसलिए वो खुद ना बना के 1:1 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी यूएस की उसके अकॉर्डिंग 1000 क्लोथ यूएस से इंपोर्ट करा सकता है। इसी तरह से अब हमारा यूएस के लिए होगा। यूएस जो है वो 20 वाइन एंड 20 क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहा था 1 घंटे में, तो 100 आवर्स में यूएस 2000 वाइन एंड 2000 क्लोथ का प्रोडक्शन कर सकता है। बट अब यूएस क्या करेगा? वाइन का प्रोडक्शन फ्रांस को करने देगा, तो यूएस सिर्फ 2000 क्लोथ बनाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे यूएस 100 आवर में 2000 वाइन बना सकता था, अब ये 100 आवर में 2000 वाइन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अब बिकॉज जो हमारा ये है
यूनाइटेड स्टेट्स ये अपने 100 आवर्स पूरे लेबर जो है वो क्लोथ में लगा के 2000 क्लोथ बना रहा था, और वही 100 आवर अगर ये वाइन में लगाता तो ये सिर्फ 2000 बैरल ऑफ वाइन बनाता। तो अब यहाँ पे यूएस क्या करेगा? फ्रांस का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फ्रांस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोथ के लिए था 1 क्लॉथ इज इक्वल टू 2 वाइन, यानी कि एक क्लॉथ के बदले में 2 वाइन वो यूएस को देगा। तो अब यहाँ पे यूएस क्या करेगा? अगर 2000 क्लॉथ फ्रांस को चाहिए तो कितनी वाइन देनी पड़ेगी? 2000 × 2 मतलब 4000 वाइन, बिकॉज 1 क्लॉथ के बदले में 2 वाइन्स दे रहे हो, तो 2000 क्लॉथ के बदले में आपको 4000 वाइन देना होगा। देखो अब, बिकॉज अगर यूएस खुद वाइन बनाता तो सिर्फ 2000 वाइन बनती, अब वो क्या करेगा? वो सिर्फ क्लोथ बनाएगा और फ्रांस से 2000 क्लोथ के बदले में 4000, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रेशो के अकॉर्डिंग 4000 वाइन का इम्पोर्ट करा सकता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में डेविड रिकार्डो ने यही कहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पर कंट्रीज़ को आपस में डिसीजन लेना चाहिए। जिस कंट्री के जिस प्रोडक्ट को बनाने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है उसको वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और दूसरी कंट्री को दूसरा प्रोडक्शन करने देना चाहिए जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आ रही है। देयरफॉर, यूजिंग द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, अ कंट्री दैट स्पेशलाइजेस इन देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन फ्री ट्रेड इज एबल टू रियलाइज हायर आउटपुट गेन्स by exporting the good in which they enjoy a comparative advantage and importing the good in which they suffer a comparative disadvantage। तो यही थी हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरी के साथ, हिक्सर ऑलिन थ्योरी। फॉर नाउ दिस वाज फॉर ऑल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप प्रैक्टिस।